सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी साहित्य हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। सारे प्रश्न प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित हैं। 21 प्रश्न आदिकाल पर बनाए गए हैं और ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप ज़रूर अपने मत व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। हिंदी साहित्य को पुरानी हिंदी मानने वाले कवियों में गिने जाते हैं। तो जो पुरानी हिंदी माने हैं उसमें कौन कौन गिने जाते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन, ये तीनों लोगों ने हिंदी साहित्य को पुरानी हिंदी कहा है। दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश हिंदी नहीं है फिर भी प्रवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है। ध्यान दीजिएगा, जो अपभ्रंश हिंदी नहीं है बल्कि क्या है, कह रहे प्रवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए प्रवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी की आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। ज़्यादा से नहीं तो इतने से आप इसको ध्यान में रखेंगे। आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करने वाले कौन, किसका मत हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तीसरा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है। अगर व्याकरण का दृष्टिकोण रखें तो अपभ्रंश हिंदी से क्या है, भिन्न है। इसलिए अपभ्रंश से साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ नहीं करने के लिए कहते हैं। इस मत से मिलता जुलता मत किसका कहा गया है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो ध्यान रखेंगे, जब व्याकरणिक दृष्टिकोण से संबंध बनता है कि व्याकरण की दृष्टि को रखें और अपभ्रंश हिंदी से फिर भिन्न हो जाती है। अगर व्याकरण के दृष्टिकोण को रखें तो अपभ्रंश जो है वो हिंदी से भिन्न है, कह रहे हैं। इसलिए अपभ्रंश से साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो ये मत किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। चौथा प्रश्न है, किसने सन 1921 की नागरी प्रचारिणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और सबसे पहले जब पुरानी हिंदी की बात आती है तो गुलेरी जी ही सबसे प्रमुखतया वहाँ पे आते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सन 1921 की जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका आई थी, सन 1921 की जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका थी उसमें इन्होंने पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की थी सन 1921 में। ध्यान रखेंगे। और जो पत्रिका नागरी प्रचारिणी पत्रिका निकली है वो 96 में निकली थी और इसमें 1896 में पत्रिका आती है और 1921 में इन्होंने एक लेख निकाला था नागरी प्रचारिणी पत्रिका में, जो किससे था? पुरानी हिंदी शीर्षक से था। ध्यान रखेंगे, दोनों बात अगर इंडिकेट होती है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 1921 की नागरी प्रचारिणी पत्रिका में किसका लेख निकला था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निकला था। और किस नाम से निकला था? तो पुरानी हिंदी शीर्षक के नाम से निकला था। और अगर इन तीनों में जो हम पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं कि शुक्ल जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सांकृत्यायन में भी सबसे पहले किसका नाम आता है, तब चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुखतः यहाँ पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति है वह और कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। उपयुक्त कथन किस लेखमाला में तथा किसका कथन है? तो ये जो कथन है जिसमें इन्होंने कहा कि 11वीं शताब्दी से लेकर से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट है। अगर पूछते हैं कि 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता किसने बताई है, तो गुलेरी जी ने। इसमें बहुत सारे प्रश्न पुटअप हो रहे हैं। दूसरा, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। जो अपभ्रंश थी 11वीं हिंदी के बाद वो किस में परिणित हो गई? पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। और जब ये पुरानी हिंदी में परिणित हुई तो विभक्तियां घिस गई, खिर गई, कहते हैं। एक ही विभक्ति है, अब वहाँ पर क्या होती है? एक विभक्ति और कई काम देती है। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा था। तो एक कारक से ही दूसरे का भी काम चलने लगा था। ये कथन किस लेखमाला में और किसके द्वारा है? जो इनका पुरानी हिंदी शीर्षक लेखमाला जो इन्होंने निकाली थी नागरी प्रचारिणी सभा में 1921 में, उसी में चंद्रधर गुलेरी जी का ये कथन है। छठा प्रश्न है, पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है
और पिछली पुरानी हिंदी से प्रस्तुत कथन से संबंधित कौन है? तो ये कथन भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। क्या कहते हैं? जो पुरानी अपभ्रंश है वो संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, और जो पिछली पुरानी और मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से, और जो मतलब पिछली पुरानी हिंदी से भी मिलती है। जो पुरानी अपभ्रंश है वो संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से मिलती है। ये कथन किसका है? तो गुलेरी जी का ये कथन है। 7वां प्रश्न है, अपभ्रंश को स्पष्ट 2 भागों में पुरानी अपभ्रंश और प्रवृत्ति अपभ्रंश में किसके द्वारा बांटा गया, जिसे आगे चलकर हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गुलेरी जी का कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश को ये छोटा सा प्रश्न भी बन सकता है कि 2 भागों में किसने बांटा था। एक था पुरानी अपभ्रंश और दूसरा था प्रवृत्ति अपभ्रंश। तो पुरानी और प्रवृत्ति अपभ्रंश में बांटने वाले कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और बाद में इसको साहित्य में सम्मिलित किया जाने लगा। ये कथन किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ध्यान रखेंगे, चाहे पूछ लें कि अपभ्रंश का स्पष्ट 2 भागों पुरानी अपभ्रंश और प्रवृत्ति अपभ्रंश में किसके द्वारा बांटा गया है, जिसे आगे चलकर फिर हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया जाने लगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 8वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा है। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न किससे जुड़ा है? हिंदी भाषा के आरंभ से। साहित्य का संबंध भाषा के आरंभ से जुड़ा है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ, और जिस भाषा से ये साहित्य जुड़ी हुई है, और इस भाषा का विकास किससे हुआ है? इस भाषा का विकास जनभाषा से हुआ है, जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप में नहीं रह सकती। तो ये सबको पता है, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो भाषा भी बदलती गई। तो वही है जो जनभाषा है, जब उसका प्रवाह देखा जाता है तो वह अक्षुण्णता में सदा एक रूप में नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद में, जब स्थान और काल का भेद आता है समय का, तो उसमें रूप भेद स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन देने वाले हैं डॉक्टर नागेंद्र। बहुत अच्छा कथन है। भाषा से संबंध में, तो साहित्य किससे जुड़ा है? भाषा से। भाषा किससे जुड़ी है? जनमानस से। और जनभाषा में परिवर्तन कैसे आता है? काल और स्थान और काल के कारण। तो ये सब बातें इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान रखना है, और ऐसा कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र हैं। 9वां प्रश्न है, अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। तो अपभ्रंश जो है वो 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा मूल रूप में, मतलब अपभ्रंशी अवस्था में 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। यानी कि अपभ्रंश में भी साहित्य रचना हो रहा था। कब से? 8वीं शताब्दी से। इसी भाषा के कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश कहा। जो ये भाषा थी 8वीं शताब्दी से चल रही थी, और वहाँ से लेके 15वीं के बीच में जो दोनों तरह से भाषाएं आई, तो कुछ ने उसको क्या कहा? कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा, और कुछ विद्वानों ने इसको अवहट्ट कहा। तो ऐसा कहने वाला ये प्रमुख कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। याद रखेंगे, नगेंद्र जो है वो अपभ्रंश का समय कब से कब तक मान रहे हैं? 8वीं से लेके 15वीं शताब्दी तक। दूसरा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, किसने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये घोषणा किसने की थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने की थी। 11वां प्रश्न है, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं प्रस्तुत लेख किससे संबंधित है? तो हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, केवल प्राचीन कवियों को ध्यान में रखना है और उनकी कविताओं को ध्यान में रखें। तो प्राचीन कवि और उनकी कविताओं के बारे में कौन लिखेंगे? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। 12वां प्रश्न, आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों तथा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। किस लेख में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सांकृत्यायन जी के द्वारा लेख निकाला गया है, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो कविता का आदि रूप है, यानी कि प्रारंभ वाला है, वो नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों तथा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों के प्रचार की भाषा में, जो उनका प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने किस में बताई हैं? अपने लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताओं में। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस पुस्तक में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यहाँ पे नाम आ रहा है। वर्मा जी ने क्या किया है, अपनी किस पुस्तक के अंदर इन्होंने दो लोगों को, एक तो गुलेरी जी को, दूसरा राहुल सांकृत्यायन जी के मतों को स्वीकार किया है। किसने? रामकुमार वर्मा ने। यानी कि वो गुलेरी जी के और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। इन्होंने भी क्या किया, रामकुमार वर्मा ने भी, जो गुलेरी जी और राहुल सांकृत्यायन द्वारा उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया गया है, उसी को रामकुमार वर्मा ने भी उनसे सहमत होते हुए उसको स्थान दिया है अपने किस इतिहास ग्रंथ में? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ। सबको पता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसी आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने उन उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है, जिससे गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए। 14वां प्रश्न है, किन दो लेखकों द्वारा अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर किया गया है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने अपभ्रंश काव्य का विवेचन किसके अंदर किया है? आदिकाल के अंदर किया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश को इंक्लूड करने वाले कौन कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 15वां क्वेश्चन है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही क्या है? बढ़ाव है। ये जो शब्दावली है ये आप पकड़ लेंगे इसको। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोगों ने उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा और कुछ लोगों ने पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। प्रस्तुत कथन किससे संबंधित है? तो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ हम अपभ्रंश का बढ़ाव जो कहेंगे ना, इससे इनका कोटेशन समझ में आ जाता है। जहाँ भी आएगा कि अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, तो कुछ लोगों ने इसको उत्तर अपभ्रंश कहा, तो कुछ लोगों ने पुरानी हिंदी, इतना भी ध्यान में रहेगा। तो ये कोटेशन किसकी हो जाएगी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। 16वां प्रश्न है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सिद्धों की उद्धृत रचना की भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यानी कि शुक्ल जी सिद्धों की रचनाओं की भाषा को क्या मानते हैं? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा कहते हैं। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। 17वां क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी कि पश्चिम हिंदी का था। प्रस्तुत कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत या अपभ्रंश, जिसको हम ब्रज बोली और खड़ी बोली, ध्यान रखेंगे, ब्रज और खड़ी बोली जिसको पश्चिमी हिंदी का था, ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का ये कथन है। 18वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने किन किन भागों का संपादन किया है? तो नगेंद्र जी ने उन 16 खंडों में से छठा, 10वां और 15वां, इन 3 भागों का संपादन किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6, 10 और 15। 19वां प्रश्न है, बृहद इतिहास के प्रथम भाग, जो 16 खंडों में हमारा हिंदी नागरी प्रचारणी का बृहद इतिहास है, उसका प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन रहे? तो ये प्रथम भाग है, प्रथम अंतिम इनको याद होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम भाग के संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे। कैसे ध्यान रखेंगे कि जो पीठ होती है ना, पीठ में क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए, तभी तो प्रथम चीज़ को आप जब किसी चीज़ की नींव डाली जा रही है तो प्रथम पीठ चाहिए, ऐसी पीठ होनी चाहिए जो मजबूत हो, जिस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी हो सके, है ना। तो 16 खंडों को उसके ऊपर खड़ा करना था, तो 16 में से जब प्रथम को खड़ा करेंगे तो उसके पीठ में क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। तो राजबली पांडे, तो कौन रखेंगे पीठिका? राजबली पांडे। 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था, इसके अंतिम भाग के संपादक कौन हैं? तो अंतिम भाग के संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। कौन है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। तो अंतिम में कौन आएंगे? कोई ईश्वर ही आएंगे, तो कृष्णदेव
उपाध्याय हो जाएंगे। 21वां प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किसका है? विभाजन हम लोगों ने कई तरीके से देखा है, कहीं पर प्रवृत्ति के आधार पर, कहीं पे कालक्रम के आधार पर, कैसे भी देखा है, लेकिन यहाँ पे जो विभाजन है वो भाषा के आधार पर है। तो इसमें जो 4 भागों में बटा हुआ है, एक है पृष्ठभूमि, एक है उन्मेष काल, एक है पूर्व भाग और एक है उत्तर भाग। इनको बांटने वाले हैं। पृष्ठभूमि को अवहट्ट काल, उन्मेष काल में भाषा ब्रजभूलि, पुरानी ब्रज कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि को माना है। पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल माना है और उत्तर भाग में खड़ी बोली का काल। ये इस तरह से भाषा का काल विभाजन किया गया है। तो किसके द्वारा ये भाषा का काल विभाजन, भाषा की दृष्टि से काल विभाजन हुआ है? तो इसमें 3 लोगों का नाम आता है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे। तो अभी तक जो ये है, ये भी मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि भाषा के हिसाब से काल विभाजन करने वाले कौन कौन थे अगर पूछ लेते हैं तो आपको ये नाम याद होना बहुत जरूरी है कि उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्र नाथ दुबे हैं जिन्होंने भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप लोग जरूर से कमेंट के माध्यम से व्यक्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।